Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Zainab Fatma and I'm your science teacher. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे यूनिट नंबर 2 which is about life and living things. हमने की इसकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। तो आइए शुरू करते हैं। So question number 2 is about true or false. मैं आपके लिए स्टेटमेंट को रीड करूंगी और आप डिसाइड करेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत। आइए देखते हैं कि पहली स्टेटमेंट क्या है। All living things carry out the same life processes. जितनी भी जानदार चीजें हैं वो एक जैसे लाइफ प्रोसेसेस करती हैं। अब ये स्टेटमेंट सही है या गलत हम देखते हैं। अब आपने देखा कि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और प्लांट्स तमाम चीजें ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आती हैं। जिस तरह ह्यूमंस ब्रीथ करते हैं मतलब सांस लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे एनिमल्स भी सांस लेते हैं और प्लांट्स भी सांस लेते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जिस तरह गैसेस एक्सचेंज होता है उसको हम कैटेगराइज करते हैं इन ब्रीदिंग। इसका मतलब कि ये प्रोसेस तो सेम हो गया। अब जिस तरह ह्यूमंस को फूड चाहिए उसी तरह एनिमल्स को चाहिए और बिल्कुल उसी तरह प्लांट्स को चाहिए। जिस तरह ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं और प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। प्रोसेसेस डिफरेंट हो सकते हैं, सिर्फ उनका तरीका डिफरेंट होगा, मगर एट द एंड जो प्रोसेस है वो तो सेम ही होता है। इसका मतलब दैट ऑल लिविंग थिंग्स डू हैव द सेम लाइफ प्रोसेसेस और ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक होगी। इसके आंसर में आप मेरे साथ लिखेंगे ट्रू। Moving towards the next statement, which is statement number 2, energy is released from food in a process called excretion. Energy जो है वो हमारे फूड के अंदर से रिलीज हो जाती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं the process of excretion. ऐसा लिखा है इस स्टेटमेंट में। ये स्टेटमेंट है गलत। Why? Because excretion is the process जिसके थ्रू हमारी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं। जब हमारे सेल्स जो हैं वो अच्छी चीजों को यूटिलाइज कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं उनको अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं तो बॉडी से ये वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट होने को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। जो हमारी ऊपर डेफिनेशन है, एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड, दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा ये फूड जब स्टमक में जाता है तो स्टमक में जाके ये डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने का मतलब है कि बड़े पार्टिकल्स छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर जाएंगे और एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी हम यूटिलाइज करेंगे। इसका मतलब दैट स्टेटमेंट नंबर 2 इज फॉल्स। तो आप इसका आंसर मेरे साथ लिखेंगे फॉल्स। Moving towards statement number 3. Statement number 3 says all cells have a cell wall. तमाम सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब आपने दो तरह के सेल्स पढ़े अपने इस चैप्टर में। वन वाज द एनिमल सेल एंड द सेकंड वाज द प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर एक डिफरेंस बहुत मेजर था, वो ये कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन के अलावा, जबकि जो एनिमल सेल्स हैं उनमें सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। उस मेम्ब्रेन के बाहर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। स्टेटमेंट कह रही है कि तमाम सेल्स के पास सेल वॉल होती है। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट गलत होगी। Why? Because we do have animal cells या फिर ह्यूमन बॉडी सेल्स जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। Only plant cells have this structure. इसका मतलब हम इसके आंसर में लिखेंगे false. आइए देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। Multicellular organisms are made up of millions of cells joined together. हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की दो टाइप्स हैं, वन इज यूनिसेलुलर एंड द सेकंड इज मल्टीसेलुलर। अगर तो एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल से बना हो तो हम उसको कहेंगे अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हमारा ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी लिविंग थिंग अगर एक से ज्यादा सेल्स से मिलके बनी हो तो उसको हम कहते हैं अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ आप देख सकते हैं एक वर्ड लिखा है मल्टी।
मल्टी का मतलब है एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा जब सेल्स मौजूद होंगे तो हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहेंगे अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारी स्टेटमेंट में लिखा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर वी हैव मिलियंस ऑफ सेल्स दैट आर कंबाइंड टुगेदर। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है, हम इसके आंसर में लिखेंगे ट्रू। हमारे पास रह गया है ओनली वन ट्रू और फॉल्स लेफ्ट, तो आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। So the last statement of true or false is statement number 5, जहां लिखा है red blood cells have a large surface area to pick up lots of oxygen। यहाँ पे बात हो रही है red blood cells की। RBCs ऐसे सेल्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स जो कि हमारे ब्लड के अंदर मौजूद है। इनका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, और ऑक्सीजन को कैरी करना क्यों जरूरी है? वो इसीलिए जरूरी है कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स मौजूद हैं उन तमाम सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत है काम करने के लिए। अगर उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो ये काम करते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स। इन रेड ब्लड सेल्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, वाई? सो दैट दे कैन एब्सॉर्ब या फिर कैरी अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन देम। यही लिखा है हमारी स्टेटमेंट में दैट रेड ब्लड सेल्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू पिक अप लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन। ये नेचर में अल्लाह ताला ने इसीलिए ऐसे बनाए हैं ताकि ये ढेर सारा ऑक्सीजन अपने अंदर कैरी करके हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स तक पहुंच सके। इसीलिए हमारी ये स्टेटमेंट दैट स्टेटमेंट नंबर 5 होगी बिल्कुल ठीक। हम इसके आंसर में लिखेंगे ट्रू। इसके साथ ही वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2 दैट वाज अबाउट ट्रू और फॉल्स। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ साथ तमाम आंसर्स को नोट डाउन किया होगा। अगर आपने नहीं भी किया तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, जाके तमाम आंसर्स नोट करके वापस आइए। वेल डन स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। Write the correct life processes alongside each description। हमारे पास यहाँ descriptions given है। आपने इस चैप्टर में पढ़े बहुत डिफरेंट किस्म के लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस होते हैं ऐसे प्रोसेसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में टेक प्लेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन का प्रोसेस, सर्कुलेशन का, एक्सक्रीशन का या फिर रेस्पिरेशन का। ये तमाम जो प्रोसेसेस हैं ये लाइफ प्रोसेसेस इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। अब यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शंस गिवन है, हम डिस्क्रिप्शन को रीड करके बताएंगे कि यहाँ पे कौन से लाइफ प्रोसेस की बात हो रही है। सबसे पहले है डिस्क्रिप्शन नंबर 1 दैट इज प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ द सेम काइंड। एक ही काइंड के ज्यादा तरीके की हमने कॉपीज अगर प्रोड्यूस करनी हो तो ऐसी जो लाइफ प्रोसेस है उसको हम क्या नाम देंगे? आप यहाँ प्रोड्यूस से याद रखिएगा। आई हाईलाइट इट फ्रॉम द रेड कलर। प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग से याद रखना कि ये बात हो रही है द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट कंबाइंस टू फॉर्म एन ऑफस्प्रिंग। मतलब कि एक अपने ही तरीके के एक और चीज को या फिर स्पीशी को जन्म देने को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो बात लिखी हुई है प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ द सेम काइंड, ये बात हो रही है द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो आप इस डिस्क्रिप्शन के सामने लिखेंगे रिप्रोडक्शन। और आपको ये भी पता है दैट रिप्रोडक्शन इज अ लाइफ प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज दिस कैन नॉट हैपन इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मूविंग टुवर्ड्स द डिस्क्रिप्शन नंबर 2 दैट इज चेंजिंग पोजीशन। अपनी पोजीशन को चेंज करना। जब भी आप अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो हम क्या कहेंगे? यू आर मूविंग। या तो आप मूव करते हैं या तो आप स्टिल होते हैं। इफ यू आर नॉट मूविंग, अगर आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे देन यू आर एट अ स्टिल पोजीशन। अगर तो आप पोजीशन को चेंज कर लें तो हम कहते हैं दैट यू आर मूविंग। इसका मतलब कि ये लाइफ प्रोसेस मूविंग या फिर मूवमेंट की बात हो रही है। इसके सामने हम लिखेंगे मूवमेंट।
Then we have our description number 3, that is increasing in size. साइज में इंक्रीज करने को या फिर इंक्रीज आने को हम कौन से लाइफ प्रोसेस का नाम देंगे? आपको पता है कि जब आप छोटे होते हैं तो आपकी हाइट भी छोटी होती है, आपका वेट भी कम होता है और ऑब्वियसली छोटी छोटी उंगलियां होती हैं। जब आप विद टाइम बड़े होते हैं तो आपकी हाइट भी इंक्रीज कर जाती है, आपका वेट भी इंक्रीज कर जाता है। हम क्या कहते हैं? That you are now grown up. इसका मतलब that increasing in size is the phenomena of growth. आप इसके सामने लिखेंगे growth. Then we have the description releasing energy from food. फूड से एनर्जी को रिलीज करवाने का कौन सा लाइफ प्रोसेस होता है? वैसे तो वी कैन ऑल्सो राइट डाइजेशन ओवर हियर, क्योंकि डाइजेशन से भी एनर्जी रिलीज होती है, मगर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस गिवन है वहां यू हैव द ऑप्शन ऑफ रेस्पिरेशन. आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको डिफरेंशिएट कर देती हूँ बिटवीन रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन. डाइजेशन में बड़े पार्टिकल्स ब्रेक होके छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. अब यहाँ पे जब हम रेस्पायर करते हैं, मतलब जब हम सांस लेते हैं, तो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है. इसका मतलब कि एनर्जी हमें अल्टीमेटली मिल रही है रेस्पिरेशन के प्रोसेस से. सो द आंसर टू स्टेटमेंट नंबर 4 विल बी रेस्पिरेशन. Now we are moving towards description number 5, जहां लिखा है reacting to something. किसी भी चीज या फिनोमेना या सिचुएशन के सामने जब आप रिएक्शन देते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने डांट दिया तो आप उदास हो जाएंगे, अगर आपको किसी ने शाबाश दी है तो आप खुश हो जाएंगे. दिस इज योर रिस्पॉन्स टू द बिहेवियर ऑफ अदर पर्सन. इसका मतलब रिएक्टिंग टू समथिंग इज एक्चुअली द डिस्क्रिप्शन जो कि एक्सप्लेन कर रही है द लाइफ प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स. तो आप इसके सामने लिखेंगे रिस्पॉन्स. देन वी हैव गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट. हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, वी हैव टू गेट रिड ऑफ इट. अभी मैंने आपको पिछले बोर्ड पे बताया कि एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी बॉडी तमाम वेस्ट प्रोडक्ट या हार्मफुल प्रोडक्ट्स को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन या फिर इन द फॉर्म ऑफ फीसेस. इसका मतलब दैट गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. तो आप इसके सामने लिखेंगे एक्सक्रीशन. We are only left with one description, that is taking in food or raw material. Taking in का मतलब है ingest करना, खाना. We are taking in food, हम खाना खा रहे हैं या फिर कोई raw material खा रहे हैं. Raw material ऐसी ऑर्गेनिक चीजें होती हैं जिनसे हम कोई और चीज बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आटा जो है वो एक रॉ मटेरियल है, आप उससे रोटी बनाते हैं, रोटी होगी एंड प्रोडक्ट. तो जो हम रॉ मटेरियल खाते हैं या फिर फूड खाते हैं, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट द फीडिंग प्रैक्टिस. इसका मतलब दैट डिस्क्रिप्शन नंबर 7 इज एक्चुअली इंडिकेटिंग द प्रोसेस ऑफ फीडिंग. तो आप इसके सामने आंसर में लिखेंगे फीडिंग. इसके साथ ही वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 3. मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ साथ तमाम आंसर्स अपनी नोटबुक्स पे लिख लिए होंगे. अगर नहीं भी लिखे तो अब आपके पास बहुत टाइम है. आप इस लेक्चर के बाद जाके तमाम आंसर्स जो आपके नोट डाउन करने वाले रह गए हैं उनको नोट डाउन कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज.